बच्चों, आपका आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आज आपके लिए इकोनॉमिक्स का 11वीं क्लास का आंकड़ों का प्रबंधन जो चैप्टर है या आंकड़ों का जो संकलन है उस चैप्टर की वीडियो लेकर आए हैं। और बच्चों, इससे पहले जो मैंने वीडियो कराई हैं उनमें मैंने आपका चैप्टर पूरा कराया है। इस वीडियो में बच्चों मैं आपके लिए शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आया हूँ। चलिए बच्चों, शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, आंकड़ों के स्रोत कौन कौन से हैं? ए प्राथमिक स्रोत, बी द्वितीयक स्रोत, सी प्राथमिक तथा द्वितीयक स्रोत, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों, इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि आंकड़ों के जो दो स्रोत हैं वो हैं प्राथमिक स्रोत और द्वितीय स्रोत। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आधारभूत आंकड़ों का संकलन कैसे होता है? यानी कि जो फंडामेंटल जो डेटा है उसको इकट्ठा कैसे किया जाता है? बच्चों, इसकी कौन कौन सी विधि हैं? पहली, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान द्वारा, सी उपरोक्त दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। बच्चों, इसका सही आंसर है सी, उपरोक्त दोनों। बच्चों, जो प्राथमिक आंकड़े हैं वो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान द्वारा और या अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान द्वारा दोनों आधार पर पूछे जाते हैं। बच्चों, अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के क्या क्या गुण हैं? यानी कि जो हम डायरेक्ट लोगों से पूछकर डेटा इकट्ठा करते हैं उसके क्या क्या गुण हैं? आंकड़ों की मौलिकता तथा शुद्धता, बी आंकड़ों का विश्वसनीय होना, सी आंकड़ों में एकरूपता तथा लोचशील होना, उपरोक्त तीनों। सही आंसर है बच्चों डी, उपरोक्त तीनों। जब कोई व्यक्ति डायरेक्ट दूसरे व्यक्ति से पूछकर आंकड़े इकट्ठे करेगा, सबसे पहली बात तो मौलिक होंगे, यानी कि पूरी तरीके से जानकारी ली जा सकेगी, शुद्ध होंगे। दूसरा, आंकड़ों पर विश्वास किया जा सकता है, विश्वसनीय होंगे। और बच्चों, आंकड़ों में एक रूपता आएगी, मतलब एक जैसे आंकड़े होंगे, लोचशील होंगे। लोचशील का मतलब ये, समय के साथ साथ अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही तो जो अनुसंधान करता है वो उसके सामने मौजूद है, क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अप्रत्यक्ष मौलिक अनुसंधान के क्या फायदे हैं? पहला, विस्तृत क्षेत्र। अप्रत्यक्ष मौलिक अनुसंधान को बहुत दूर तक किया जा सकता है, कम खर्च, क्योंकि जब व्यक्तिगत अनुसंधान होता है, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान होता है, उसमें बहुत सारे गणकों की आवश्यकता पड़ती है और अप्रत्यक्ष में बहुत कम गणकों की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान छोटे इलाकों में होता है और अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विस्तृत इलाकों में होता है। लेकिन अप्रत्यक्ष विस्तृत अनुसंधान जो है विस्तृत क्षेत्रों में होने के बाद भी ज़्यादा खर्चीला नहीं होता। सी विशेषज्ञों की सम्मिति, डी उपरोक्त में से उपरोक्त तीनों। सही आंसर है बच्चों इसका डी, उपरोक्त तीनों। बच्चों, ये तीनों विशेषताएं अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान की हैं। एक विस्तृत क्षेत्र में इसका किया जा सकता है, कम खर्चीली है, विशेषज्ञों की समितियां हो जाती हैं, और उपरोक्त तीनों। अप्रत्यक्ष मौलिक अनुसंधान के क्या अवगुण हैं? पहला अवगुण है शुद्धता की कमी, बी पक्षपात, सी गलत परिणाम, डी उपरोक्त तीनों। बच्चों, सही आंसर है डी, उपरोक्त तीनों। बच्चों, अप्रत्यक्ष मौलिक अनुसंधान में डायरेक्ट व्यक्ति से नहीं पूछा जाता, सूचकों से डायरेक्ट सूचना इकट्ठी नहीं की जा सकती, इस कारण जो शुद्धता में कमी रहती है, पक्षपात भी हो जाता है और कई बार गलत परिणाम भी मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय स्रोतों व संवाददाता से सूचना प्राप्ति के क्या क्या गुण हैं? सबसे पहला गुण है बच्चों, जो स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं से जो हम सूचना इकट्ठी करते हैं, ए विस्तृत क्षेत्र, बी निरंतरता, सी विशेष परिस्थितियों में उपयोग, डी उपरोक्त तीनों। बच्चों, सही आंसर है इसका डी, उपरोक्त तीनों। स्थानीय स्रोतों और संवाददाताओं से जब सूचना प्राप्त की जाती है तो इसके क्या क्या गुण हैं? देखो, सबसे पहली बात तो इसे विस्तृत क्षेत्र में किया जा सकता है, लगातार आंकड़े पहुंचते रहते हैं, और विशेष परिस्थितियों, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया या कोई राइट्स हो गए, दंगे हो गए, तो ऐसी स्थिति में भी सूचना लगातार मिलती रहती है। तो इसलिए इसका आंसर जो है डी सही है। अब इसके बारे में कुछ जान लेंगे। इस विधि के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता जो जांच करने वाले होते हैं विभिन्न स्थानों पर अपने स्थानीय व्यक्ति या विशेष संवाददाता नियुक्त कर देते हैं और वे अपने अपने तरीके से सूचनाएं एकत्रित करते हैं और अनुसंधानकर्ता को भेज देते हैं। जैसे टेलीविज़न वाले
पत्रकार या पत्रकारिता वाले अपने अपने रिपोर्टर हर जगहों पर नियुक्त कर देते हैं, और जब उन्हें कोई जानकारी हासिल करनी होती है वो उन्हीं रिपोर्टरों से ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन, स्थानीय स्रोतों और संवाददाता से सूचना प्राप्ति के क्या अवगुण हैं? बच्चों इनमें कई सारी कमियां भी हैं। एक तो मौलिकता की कमी, पहली बात मौलिकता की कमी, बी एक रूपता का अभाव, सी व्यक्तिगत पक्षपात, डी उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त तीनों। सही आंसर है बच्चों डी, उपरोक्त तीनों। बच्चों मौलिकता की कमी ये होती है क्योंकि अनुसंधानकर्ता संवाददाता से पूछ रहा होता है, संवाददाता अपनी मर्जी से बताता है और अपनी मर्जी से लोगों को सेलेक्ट करता है जिनसे सूचना इकट्ठा करता है। एक रूपता का अभाव, अभी आप कहीं पर कोई इलेक्शन होना शुरू हो जाए या कोई बात हो जाए, लड़ाई हो जाए, आज तक पे देखेंगे वो किसी और तरीके से बताएगा, एबीपी न्यूज़ पे देखेंगे वो कुछ और तरीके से बताएगा, जबकि वो एक ही बात को एक ही जगह से बता रहे हैं। ठीक है, और व्यक्तिगत पक्षपात भी हो जाता है। तुमने देखा होगा कि एनडीटीवी वाला कुछ और इन्फॉर्मेशन देता है और एबीपी न्यूज़ वाले और जी न्यूज़ वाला बिल्कुल ही अपोजिट न्यूज़ देता है। डाक प्रश्नावली विधि की क्या खूबी है? बच्चों जो डाक प्रश्नावली विधि है इसकी क्या खूबी है? ए मितव्ययिता, मितव्ययिता का मतलब होता है बच्चों कम खर्चीली, मौलिक, विस्तृत क्षेत्र, उपरोक्त तीनों। बच्चों सही आंसर है डी, उपरोक्त तीनों। अब बच्चों इस विधि के बारे में हम पढ़ लेंगे ये है क्या। इस विधि में प्रश्नावली सूचना देने वाले व्यक्तियों के पास, देखो एक प्रश्नावली तैयार की जाती है, क्वेश्चन आंसर का एक पेज तैयार किया जाता है, वो डाक विधि द्वारा जिससे सूचना लेनी होती है उसके पास भेज दी जाती है और उससे कहा जाता है कि भाई आप अपनी ईमानदारी से इसे पूरी तरीके से भरिएगा सही से, और सही से भरने के बाद में इसे वापस जो है अनुसंधानकर्ता के पास भेज दीजिए। मतलब सपोज करो मुझे कोई सी चीज़ की जानकारी किसी व्यक्तियों से लेनी है, उन व्यक्तियों के मैंने नाम टारगेट किया और उनके पास मैं लेटर भेज दूंगा, उस लेटर के ज़रिए मैं उनसे सूचना प्राप्त करूंगा, उसमें एक पेपर होगा और बाद में मैं उनसे लिखकर भी भेजूंगा कि भाई ये जो आपने सूचना भरी है इसको आप मेरे पास भेज दीजिएगा, और मैं उनसे वादा करूंगा कि मैं उनके साथ कोई छल नहीं करूंगा और उनकी जो सूचना होगी वो गोपनीय रखी जाएगी। डाक विधि के निम्न में से क्या क्या अवगुण हैं? जो बच्चों डाक विधि है इसमें इसके क्या क्या अवगुण है? अवगुण मतलब कमी है। ए उदासीनता, बी लोचशीलता का अभाव, सी सीमित उपयोग तथा शुद्धता की कमी, डी उपरोक्त तीनों। बच्चों इसकी सही आंसर है डी, उपरोक्त तीनों। बच्चों सबसे पहली बात ये, जिसके पास हमने लेटर भेजा वो उदासीन हुआ, भरा ही ना, भेजा ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा लोचशीलता का अभाव, सपोज करो किसी क्वेश्चन में कोई कमी आ गई और वो उसे बताने में असफल है तो हम उसकी जगह कोई और क्वेश्चन पूछकर उस सवाल की भरपाई कर सकते हैं, लेकिन जब हम वहाँ पर मौजूद ही नहीं होंगे डाक विधि में तो उसमें लोचशीलता का अभाव होता है। एक बात यह है इसका बहुत कम उपयोग होता है, और शुद्धता की कमी होने का कारण ये होता है कि कई ज़्यादातर आदमी अपने व्यक्तिगत अहं के कारण सही इन्फॉर्मेशन नहीं देते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गणक विधि की क्या विशेषताएं हैं? ए विस्तृत क्षेत्र, बी व्यक्तिगत संपर्क, सी निष्पक्षता, डी उपरोक्त तीनों। सही आंसर है बच्चों डी, उपरोक्त तीनों। अब बच्चों मैं इसके बारे में आपको डिटेल से बता देता हूँ। इस विधि में जो अनुसंधान के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर एक प्रश्नावली बनाई जाती है और उस प्रश्नावली को खुद गणक सूचना देने वाले के पास लेकर जाता है और उससे प्रश्न उत्तर पूछता है और उसे प्रश्न उत्तर पूछने के बाद उसे भरता है। इस विधि को गणक विधि कहते हैं। इसमें बहुत बड़े क्षेत्र में कराती है, लेकिन ये इसकी कमी भी मैं बताऊंगा आपको। होता है व्यक्तिगत संपर्क के जरिए आसानी से जो है सही क्वेश्चनों के आंसर ले लिए जाते हैं और गणकों को ट्रेंड किया जाता है जिससे कि वो सही क्वेश्चन पूछ सकें और उसका सही आंसर समझ सकें। निष्पक्षता होती है क्योंकि जवाब देने वाला, सूचना देने वाला और गणक आमने सामने होते हैं। अगला क्वेश्चन है गणक विधि के अवगुण। बच्चों गणक विधि की बहुत सारे अवगुण भी हैं। अवगुण मतलब बुराइयां हैं। पहली है खर्चीली। देखिएगा इतने सारे लोगों को ट्रेंड करना, ट्रेंड करके हर आदमी के पास पहुंचाकर सूचना इकट्ठा करना, खर्चीली। बी गणकों की उपलब्धता,
निजी अनुसंधान के लिए अनुपयुक्त उपरोक्त तीनों। सही आंसर है बच्चों डी, उपरोक्त तीनों। गणक विधि की पहला जो अवगुण है ये खर्चीला, मैं बता चुका हूँ। दूसरा, गणकों की उपलब्धता। बच्चों अच्छे और ट्रेंड गणकों का मिलना मुश्किल कार्य है, क्योंकि जब गणना करानी होती है तो निजी क्षेत्र के या सरकारी क्षेत्र के उन्हीं व्यक्तियों को काम पर लिया जाता है जो पहले से किसी और काम के विशेषज्ञ होते हैं। सी, निजी अनुसंधानकर्ता के लिए अनुपयुक्त। बच्चों जो निजी अनुसंधानकर्ता होते हैं उनके लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है, क्योंकि ये इतनी कॉस्टली होते हैं और इतने बड़े क्षेत्र में इतने बड़े लेवल पर निजी अनुसंधानकर्ता गणकों की व्यवस्था नहीं करवा पाता। अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रश्नावली तथा अनुसूची के निर्माण के गुण कौन कौन से हैं? ए, प्रश्नों की कम संख्या। बी, प्रश्नों का उचित क्रम। सी, अनुचित प्रश्न न होना। डी, उपरोक्त तीनों। सही आंसर है बच्चों डी, उपरोक्त तीनों। बच्चों अच्छी प्रश्नावली के जो गुण हैं उनमें सबसे पहला गुण यही है कि प्रश्नों की संख्या कम हो, क्योंकि कम प्रश्न होंगे तो आदमी को इंटरव्यू देने में आसानी होगी, आंकड़े देने में आसानी होगी। प्रश्न सरल होने चाहिए, जटिल प्रश्न नहीं होने चाहिए, क्योंकि जटिल प्रश्नों का वो उत्तर खुद नहीं दे पाएगा, उसे समझ ही नहीं आएंगे। प्रश्नों का जो क्रम है वो उचित होना चाहिए, जो क्वेश्चन जिस जगह पर होना चाहिए वो वहीं पर होना चाहिए, यानी कि इधर आधर क्वेश्चन नहीं होंगे, यानी कि एक जैसे क्वेश्चन एक ही जगह होंगे तो आसानी से अच्छी सूचना मिलेगी। फिर है अनुचित प्रश्न नहीं होने चाहिए। अनुचित प्रश्न का मतलब ये हैगा कि गड़बड़ प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए। ऐसे नहीं कि वो व्यक्तिगत हों या फिर जातिगत हों, जिससे कि वो उनका उत्तर देने में हिचकिचाहट महसूस करे। मतभेद रहित हों, यानी कि भेदभाव नहीं होनी चाहिए। फिर उन क्वेश्चनों की गणना भी सही से होनी चाहिए। फिर इन प्रश्नों के पूर्व परीक्षण कर लेना चाहिए, जिससे कि जो है ये सही सही तरीके से दे भी पाएँ। फिर सत्यता की जांच, ये भी प्रश्नावली विधि का गुण है। और फिर प्रश्नावली लौटाने की प्रार्थना भी इसमें होनी चाहिए कि आप प्रश्नावली को लौटा दीजिए। निम्न में से प्रश्नों के कौन कौन से प्रकार हैं? ए, सामान्य विकल्प वाले प्रश्न। बी, बहुविकल्पीय प्रश्न। सी, विशिष्ट जानकारी देने वाले प्रश्न। डी, उपरोक्त तीनों। बच्चों इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त तीनों। बच्चों प्रश्न चार प्रकृति के पूछे जाते हैं। सामान्य विकल्प वाले प्रश्न, बच्चों ये सामान्य विकल्प वाले प्रश्न जो होते हैं वो यस एंड नो टाइप के होते हैं, उनमें यस एंड नो ही बोलना होता है। दूसरा है बहुविकल्पीय प्रश्न, उनमें चार उत्तर होंगे तो चार उत्तरों में से कोई सा एक उत्तर दे सकते हैं। ये एक क्वेश्चन पूछ लिया कि आपके पिताजी क्या करते हैं, उसमें 10-12 प्रोफेशनलों के नाम दे रखे, जैसा बताया कि मेरे पापा टीचर हैं तो टीचर के सामने टिक कर दिया, या मेरे पिताजी आयुर्वेद आचार्य हैं तो उस पर डॉक्टर हैं तो उसके सामने टिक कर दिया। ठीक है, अगर उस कैटेगरी में नहीं हुआ तो अलग से। कुछ क्वेश्चन जो विशेष जानकारी देने वाले हो सकते हैं, जैसे तुम किस कक्षा में पढ़ रहे हो, तुम्हें कौन सी किताब पढ़नी पसंद है। ठीक है, इसके अलावा चौथी तरह के होते हैं बच्चों खुले प्रश्न। अब बच्चों ये जो खुले प्रकार के प्रश्न होते हैं उन पर व्यक्ति को विचार देना पड़ता, अपनी राय बतानी ही पड़ती है। जैसे भारत में बढ़ती हुई महंगाई को किस प्रकार से रोका जाएगा, या महंगाई के कारण क्या हैं, आप बताइए। तब आप जो है उनको जानकारी खुल के बताओगे कि भाई ये इसके कारण हो सकते हैं या हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, द्वितीयक आंकड़ों को एकत्रित करने के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? ए, प्रकाशित स्रोत। बी, अप्रकाशित स्रोत। सी, उपरोक्त दोनों। डी, दोनों में से कोई नहीं। बच्चों इसका सही आंसर है सी, उपरोक्त दोनों। बच्चों द्वितीय आंकड़ों के दो स्रोत हैं मुख्य तौर पर, एक तो प्रकाशित स्रोत जिन्हें छाप दिया जाता है, और दूसरा अप्रकाशित स्रोत जिन्हें छापा नहीं जाता। निम्न में से प्रकाशित स्रोत कौन कौन से हैं? ए, सरकारी प्रकाशन। बी, अर्ध सरकारी प्रकाशन। सी, समिति और आयोग की रिपोर्ट। डी, उपरोक्त तीनों। बच्चों मैं आपसे बता दूं, प्रकाशित स्रोतों में सरकार का जो प्रकाशन है वो भी आंकड़े प्रकाशित करता है। अर्ध सरकारी संगठन जैसे नगर निगम, नगर परिषद, इस तरह के भी वे आंकड़े प्रकाशित करते हैं। इसके अलावा समितियां, सच्चर समिति, आर.पी. रंगनाथन समिति, इस तरह की बहुत सारी समितियां हैं जो अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करती हैं और दूसरे लोग उन आंकड़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके अलावा जो व्यापारिक संघ हैं वो भी आंकड़े इकट्ठे करके उनका प्रकाशन करते हैं। अनुसंधान संस्थान है जैसा CRRI है, CSIR है,
ये आंकड़े इकट्ठे करती हैं और इनका प्रकाशन भी करती हैं। इसके अलावा पत्र पत्रिकाएं भी बहुत सारे आंकड़े इकट्ठे करती हैं और उनका प्रकाशन करते हैं। कुछ व्यक्तिगत संस्थाएं भी हैं, वो भी आंकड़े इकट्ठे करते हैं, उनको प्रकाशित करती हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन है, जैसा WHO, UNO, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विश्व मुद्रा कोष, विश्व बैंक, ये भी आंकड़े इकट्ठे करते हैं और इन्हें प्रकाशित करते हैं। और जिन जिन लोगों को इस्तेमाल करना होता है वो इन आंकड़ों को इस्तेमाल कर लेते हैं। अगला है निम्न में से द्वितीयक आंकड़ों के दो महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं, यानी कि जहां से ये प्रकाशित होते हैं वो कौन से हैं। ए, भारत की जनगणना जो मेन स्रोत हैं। दूसरा, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की रिपोर्ट एवं प्रकाशन। उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। बच्चों सही आंसर है सी, उपरोक्त दोनों। भारत में जनसंख्या की जनगणना कितने वर्षों में होती है। ए, प्रत्येक 5 वर्ष में, बी, प्रत्येक 10 वर्ष में, सी, प्रत्येक 15 वर्ष में, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों सही आंसर है बी, प्रत्येक 10 वर्ष में। भारत की जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में की जाती है। भारत में जनगणना कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए, भारत में जनसंख्या के आकार, वृद्धि दर और वितरण की जानकारी इकट्ठी करना। बी, जनसंख्या का प्रेक्षेपण। सी, जनसंख्या का घनत्व। डी, उपरोक्त तीनों। बच्चों सही आंसर है डी, उपरोक्त तीनों। बच्चों भारत में जनगणना कराने का मुख्य उद्देश्य यही है कि एक तो भारत में जनसंख्या के आकार का पता चल जाता है, यहाँ वृद्धि दर क्या, किस रेट से लोग बढ़ रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या का वितरण कहाँ कैसा है, मैदानी इलाकों में कितने लोग हैं, पहाड़ी इलाकों में कितने लोग हैं, पहाड़ी इलाकों की आबादी बढ़ी है या घटी है, मैदानी इलाकों की आबादी बढ़ी है या घटी है, ये सब जनसंख्या का वितरण में आता है। जनसंख्या का प्रेक्षेपण, जनसंख्या का घनत्व। बच्चों जनसंख्या के घनत्व से अभिप्राय है 1 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों की आबादी, इसका भी पता करना होता है। लिंग संरचना, यानी महिलाओं पर पुरुषों की संख्या या पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, इसका मतलब होता है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। साक्षरता की अवस्था, देश में लोग कितने साक्षर हैं, किस हिसाब से साक्षर हुए हैं, किस आयु वर्ग के लोग कितने साक्षर हैं, महिलाएं कितनी साक्षर हैं, ये सब। अगला क्वेश्चन है बच्चों, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की रिपोर्ट एवं प्रकाशन किस लिए की जाती है। ए, भूमि तथा पशु जोत। बी, भवन दशाएं एवं प्रवासी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों पर विशेष बल। भारत में रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति। डी, उपरोक्त तीनों। सही आंसर है बच्चों डी, उपरोक्त तीनों। बच्चों इसके अलावा भी भारत में उपभोक्ता व्यय और जिसमें लोगों की विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ता व्यय का स्तर तथा प्रतिमान शामिल किया जाता है। बच्चों मैं आपसे बता दूं, मैं लगातार इसी प्रकार की वीडियो आपसे पूछ रहा हूं और वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूं कि लगातार क्वालिटी इंप्रूव करूं।